हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे हैं डेली हिंदू एनालिसिस। सो डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर हमने जो आज आर्टिकल्स देखने हैं वो है, एक तो चाइना ने ब्लॉक किया है प्रपोजल पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट को यूएनएससी के अंदर डेजिग्नेट करने का। तो अगेन वीटो पावर का यूज़ या मिस यूज़ वट एवर यू मे कॉल इट, राइट। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रॉ है विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज। यानी कि आपको पता है आईएएस आईपीएस सर्विसेज जो है स्टेट की पूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी स्टेट का डिपार्टमेंट होता है वो होम डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पुलिस उसके कंट्रोल में होती है। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये सेंटर कहता है हमारे अंडर है, बिकॉज दिल्ली इज़ द कैपिटल। और दिल्ली को हम किसी भी एक स्टेट सरकार जो कि शायद अनस्टेबल हो या अनडिसाइसिव हो उसके बीच में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट कैन क्रिएट अ पेरिल इन द सोसाइटी, राइट। तो लेकिन दिल्ली कह रहा है कि फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ इलेक्शन जीतने का, तो हमें पूरे स्टेट का दर्जा दो और हमें ये फैसिलिटीज़ भी दो। तो ये वाला जो इशू है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाता है स्वदेश दर्शन 2। बड़ी अच्छी योजना है, आर्ट एंड कल्चर से भी आपके रिलेटेड है। तो ना केवल GS2 बल्कि आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी हम इसे देख सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। एंड लास्टली जो ईरान के अंदर हमने हिजाब राव देखा था पूरा का पूरा, कि हिजाब नहीं ढंग से पहना था तो उनकी मृत्यु हो गई थी मॉरल पुलिस के द्वारा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट एक्सेट्रा चल रहे हैं। अब उसके अंदर एक नई डेवलपमेंट हुई है कि जो क्लाइंबिंग कंपटीशन होता है उसके अंदर ईरान जो वुमेन थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया विदाउट वेयरिंग हिजाब। तो इनको एज अ हीरो जो है प्रोक्लेम किया जा रहा है इस चीज़ के बारे में। लेकिन उसके बाद कुछ इवेंट्स हुए जो कि अगेन कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो MCQ है वो है विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो FDI के बारे में बताना है आपने। GS3 का क्वेश्चन है ये MCQ का। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज होती हैं उसके अंदर पैसा लगाना। इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, यानी कि जहाँ पर भी आप बेसिकली कोई लोन नहीं ले रहे और आपको सपोज करो आपने इक्विटी बेच के पैसा इकट्ठा किया, राइट, जैसे शार्क टैंक में आप देखते हो। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, या फिर आपने जहाँ पे लोन लिया। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो FIIs होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो जब सरकार की सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं तब हम उसे FDI बोलते हैं। तो इनमें से FDI का मेजर करेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, चाइना ने ब्लॉक किया है पाकिस्तान के 2 टेररिस्ट को जो है डेजिग्नेट करवाने से इंटरनेशनल टेररिस्ट में। तो बेसिकली चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। हमें पता है वीटो पावर जो है 5 परमानेंट UNSC मेंबर्स के पास है, राइट, जिसमें से चाइना भी एक परमानेंट मेंबर है। बाकी कौन से हो गया आपके, USA हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया और चाइना हो गया, राइट। तो चाइना ने इस पावर को यूज़ किया है। प्रपोजल किसका था, प्रपोजल था इंडिया का और USA का, दोनों का, कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिस्ट एंटिटीज़ हैं या टेरर एंटिटीज़ हैं उसके अंदर लश्कर तायबा, ठीक है, उसके फाउंडर जो है हाफिज़ सईद और उसका सन तला सईद, ठीक है, और शाहिद महमूद, जो कि फलाह इंसानियत फाउंडेशन FIF, ठीक है, तो इनको जो है डेजिग्नेट किया जाए एज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट या टेरर एंटिटीज़ अंडर द UNSC। तो इस प्रपोजल को जो है ब्लॉक किया है किसने, चाइना ने, यूजिंग इट्स वीटो पावर। तो अगेन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहा जा रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है 26/11 के हमले जो इंडिया में हुए थे बॉम्बे में एंड और अदर थिंग्स, वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है। तो इस चीज़ को जो है हमें करना चाहिए था। तो USA इसमें काफ़ी ज़्यादा वोकल था, लेकिन फिर भी चाइना ने इसको ब्लॉक जो है वो कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कहीं ना कहीं कि हम अभी भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के इतने ज़्यादा क्लाउडेड हैं कि हम एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट को व्यू नहीं कर रहे हैं। जो इंडिया के साथ 26/11 में हुआ वो चाइना के साथ भी हो सकता है और वर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगेन टेररिस्ट किसी पर्सन का तो है नहीं है कि अच्छा चलो यार मैंने, ये तो मेरा अपने घर का बंदा है, इसको हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, ऐसा तो कोई सीन है नहीं टेररिस्ट का। तो इट कैन बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर चाइना एज वेल इन फ्यूचर। लेकिन चाइना उस चीज़ को ना सोचते हुए अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको इतना ज़्यादा सोच रहा है कि इस तरह के जो आप कह सकते हो प्रपोजल्स हैं उन्हें ब्लॉक कर रहा है।
अगर नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो इंडिया जो है CTC को होल्ड करेगा यूएनएससी में, काउंटर टेररिज्म कमेटी को, जिसके अंदर अगेन यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर्स जो होंगे वो बॉम्बे में आएंगे। 26/11 का जो मेमोरियल है उसको भी अपने ट्रिब्यूट्स जो है वो पे करेंगे, और इंडिया के जो एफर्ट्स हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में उनकी सराहना भी करेंगे। अगर हम चाइना की तरफ से बात करें तो चाइना कह रहा है कि जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने ग्रे लिस्ट में रखा था पाकिस्तान को टेरर फंडिंग को लेकर के ही, लेकिन अब वो शायद से वो रिवाइज़ करेगा अपनी लिस्ट और पाकिस्तान को वो टेरर फंडिंग लिस्ट या ग्रे लिस्ट से बाहर कर देगा। तो अगर पाकिस्तान को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है तो फिर उसको जो उन एंटिटीज़ हैं उनको हमें यहाँ पे डालने की ज़रूरत क्या है। तो एक वेग सा आर्गुमेंट आप कह सकते हो चाइना की तरफ से था, बट कहने का मतलब ऑलमोस्ट अभी तो चाइना ने जो है इसको ब्लॉक कर दिया है। और इसी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आपका वीटो पावर का भी बनता है। तो वीटो पावर का क्रिटिसिज्म इसलिए बनता है कि आपने जो वीटो पावर दे दी इन 5 लोगों को, कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा अगर किसी भी एक कंट्री को पसंद ना आए तो वो वीटो कर देता है और वो इंटरनेशनल मुद्दा वहीं पे दफन हो जाता है, चाहे लोगों का कितना ही नुकसान होता रहे। तो क्या इस तरह के वीटो पावर्स किसी इंटरनेशनल बॉडी के अंदर, स्पेशली जो इतनी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है उसके पास होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये भी एक डिस्कशन का मुद्दा है। और क्या इसे अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके बारे में भी आप अपने विचार जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दिल्ली और सेंटर का जो सर्विसेज का रहा है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली की तरफ से आर्गुमेंट ये है कि वी आर अ किंग विदाउट अ किंगडम। एक किंगडम के अंदर क्या होता है, एक किंगडम के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, फोर्स होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जेल्स होंगी, सब कुछ होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। हमें अगर हेल्थ सेक्रेटरी को नियुक्त करना है, होम सेक्रेटरी को नियुक्त करना है, कॉमर्स सेक्रेटरी को नियुक्त करना है, तो वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हु इज़ एन एजेंट ऑफ सेंटर। तो हम अपने स्टेट के कामों के अंदर भी फुल फ्रीडम में नहीं है, और ना ही हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, ना हम अपनी पुलिस फोर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे अंडर नहीं है। तो वी आर अ किंग विदाउट अ किंगडम, और ये टोटली इन वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, स्पेशली जब हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ पे ले आते हैं। इसके अंदर इन्होंने जो साइट किया है वो साइट किया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसके अंदर ये कहा गया था कि LG विल हैव टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट कौन सी थी यहाँ पे, दिल्ली की गवर्नमेंट थी। तो अगर एड एंड एडवाइस जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं स्टेट्स के बारे में कि द चीफ मिनिस्टर, सॉरी, द गवर्नर विल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो सेम चीज़ यहाँ पे LG के लिए कह दी गई। तो सिमिलर प्रिंसिपल्स को अगर हम इन्वोक करने लग जाएं तो फिर यूटी का जो मतलब है वही ख़त्म हो गया। फिर ये यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का जो डिस्टिंक्शन है, उस डिस्टिंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये उठता है। तीसरा, सेंटर कहता है कि दिल्ली स्टेट की कैपिटल है, सेंटर की कैपिटल है, और सेंटर की कैपिटल को हम एक छोटी सी स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर कैसे छोड़ दें। अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो या कोई और चीज़ हो तो एक ही चीज़ में दो सरकारें तो हो नहीं सकती, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को डिवाइड किया गया है कि दिल्ली खुद देख ले और बाकी चीज़ें सेंटर देख ले। तो इसमें गलत क्या है। तो अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लगेंगे, और अब इसकी जो डेट है वो 24 नवंबर कर दी गई है। तो 24 तारीख को इस पर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो किए जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख को आपको पता है हमारे चीफ जस्टिस साहब की बदली होनी है, मतलब रिटायर होने हैं ओल्ड वाले और नए वाले आने हैं DY चंद्रचूड़। तो DY चंद्रचूड़ हेड करेंगे अब इस केस को, एंड इट विल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स कि इसमें क्या होता है। आपको क्या लगता है कि किस तरफ से ज़्यादा झुकाव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लॉजिक से देखें, सपोज करो कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, उस टाइम पे दिल्ली पुलिस कहे नहीं जी मैं चीफ मिनिस्टर की वेट कर रही हूँ, ऑर्डर्स की वेट कर रही हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे, तो डज़ इट मेक एनी सेंस कि आप पुलिस को या प्रशासन को, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल टेरिटरी, उसको आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 100% दे दो। तो ये चीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है स्वदेश दर्शन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, फैक्चुअल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली स्वदेश दर्शन क्या है कि इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर से एक टूरिस्ट पैकेज बनाओ,
और टूरिस्ट पैकेज पे लोगों को भेजो। तो जो एक एमएमटी, मेक माई ट्रिप, ये सारी कंपनीज कर रही हैं वो सरकार खुद कर रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो होती है। जैसे अगर आप हरियाणा में तो हरियाणा टूरिज्म होगा, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट होगा। तो वो किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि आप आम लोगों को एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे सकते हो, और गवर्नमेंट के द्वारा होगी तो इसमें ठगी ठगोरी के भी चांसेस नहीं होंगे, और वो जो है अच्छे से घूम भी पाएंगे। तो ये जो सेकंड स्कीम है, इसको जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा। 15 स्टेट्स के अंदर डिफरेंट लोकेशंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसके अंदर आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आएगा। और जो आपकी प्रोमिनेंट साइट्स हैं जैसे कि झांसी हो गया, प्रयागराज हो गया, ग्वालियर हो गया, खजुराहो के मंदिर हो गए, अजंता एलोरा केव्स हो गए महाराष्ट्र के, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। और इन सभी स्टेट्स के जो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। अच्छा, स्वदेश दर्शन स्कीम की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 100%ली आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा रही है। तो स्टेट्स के ऊपर इसका कोई भी बोझ नहीं है, सिर्फ स्टेट्स को तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा जो वोकल फॉर लोकल वाला इसमें मंत्र है वो भी आ जाता है, क्योंकि लोकल लोगों को इसमें काम मिलेगा, गाइड्स का, ठीक है, और बाकी जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है वो सारा काम इनको मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई स्किल्ड पर्सन है तो उसके स्किल यूटिलाइजेशन के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये सर्किट जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, यहाँ से यहाँ तक मिलने का, घूमने फिरने का, ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो यहाँ पे आप जाके अपनी शॉप्स लगा सकते हो या कोई भी और चीज़ें लगा सकते हो। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से भी यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज अबाउट स्वदेश दर्शन। एंड जो साइट्स आपको बताई मैंने वो याद रखिएगा, झांसी, प्रयागराज, ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो, अजंता एलोरा, राइट। और स्टेट्स जो हैं पार्ट 2 के अंदर वो हैं आपके मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, 5 स्टेट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईरानियन वुमेन, जिसको एज अ हीरो माना जा रहा है। ये आप फोटो देख सकते हैं इनकी, एलनाज रकीबी, क्योंकि ये विदाउट हिजाब थी, जो इन्होंने क्लाइंबिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जो कि साउथ कोरिया के अंदर जो था गए थे, और ये फाइनल्स के अंदर की तस्वीर इन्होंने खिंचवाई हुई है। तो बेसिकली जो राव था जिसके अंदर उस 20 साल की माशा अमीनी जो थी उनकी डेथ हो गई थी मॉरल पुलिस के द्वारा मारने के लिए। हालांकि पुलिस का कहना था कि उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है एंड सो ऑन। उसके बाद पूरा नेशन वाइड जो है प्रोटेस्ट आ गया था कि भाई हिजाब्स को जला रहे हैं, उतार रहे हैं, काट रहे हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हो रही थी। वो हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो अब यहाँ पर जो है इन्होंने विदाउट हिजाब जो है पार्टिसिपेशन किया और फाइनल्स तक पहुँची, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा लोग खुश थे इनसे, और इनको एज अ हीरो हेल कर रहे थे कि इन्होंने सपोर्ट किया इतने सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को। और उस बच्ची की मृत्यु के ऊपर उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से आप कह सकते हो ट्रिब्यूट उसको पेश किया। तो जब वो एयरपोर्ट पे भी पहुंची तो भी उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अप्रिशिएट किया जा रहा था। लेकिन साथ ही साथ जो ईरान की ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनका ये भी कहना था कि उनके साथ जो है सेफ्टी इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उनको सेफ्टी भी अब लेकिन इसके अंदर बाद में एक इशू क्रिएट क्या हो गया कि बाद में इनके इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर इन्होंने लिखा कि इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था, और हिजाब जो है जो सभी लोग पहनते हैं, बाकी एथलीट्स भी पहनते हैं, वो इनका एक्सीडेंटली स्लिप ऑफ हो गया था, जो कि तो बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि एक्सीडेंटली गिर गया, तो मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, या मैंने किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसके ऊपर जो एक्टिविस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने अंडर प्रेशर अपनी जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, क्योंकि अदरवाइज जो अथॉरिटीज़ हैं, ईरानियन अथॉरिटीज़ हैं, मॉरल पुलिस है, वो इनको तंग करना शुरू कर देगी, और जो रेडिकल सेक्शन है सोसाइटी का, वो हो सकता है इनको डेथ थ्रेट्स भी एक्सटेंड करने लग जाए। तो अब ट्रूथ क्या है वो तो इन्हीं को पता है कि एक्चुअल में वॉज शी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हिजाब, या सच्ची में वो स्लिप ऑफ हो गया था। बट दोनों ही पक्ष जो है वो अपने अपने तरफ की बात कर रहे हैं। जो रेडिकल सेक्शन है वो दिखा रहा है, देखो जी इन्होंने खुद इंस्टाग्राम पे जाके बोला कि ये गलती से गिर गया था, एंड बाकी लोग जो है वो कह रहे हैं अंडर प्रेशर ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने बाद में
इंस्टाग्राम पे डाली है जस्ट टू प्रोटेक्ट हर स्किन। सो आपको क्या लगता है इसमें, आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या ये कोई स्टेट प्रोपोगेंडा है या फिर ये एक्चुअल में जो है किया गया था। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे जो कि था हमारा एफडीआई से रिलेटेड। तो एफडीआई वाले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो है लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। तो जैसे मैंने आपको शार्क टैंक का एग्जांपल दिया, यानी कि कुछ कंपनी आती है बाहर की, वो आपको कहती है ये लो 100 करोड़ रुपया और हम तुम्हारी 10% इक्विटी ले लेते हैं। तो ये 100 करोड़ लोन नहीं है, ये कैपिटल इन्फ्ल्यूजन है। तो इसीलिए कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, नॉन डेट मतलब कोई लोन क्रिएट नहीं हो रहा, नो लोन इज क्रिएटेड। लेकिन यहाँ पे क्या था, डेट सर्विसिंग मतलब कि लोन क्रिएट हो रहा है, तो ये तो गलत हो ही गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और कैपिटल इंस्ट्रूमेंट थ्रू लिस्टेड कंपनीज, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, वहाँ पे भी सीड फंडिंग हो सकती है, एंजल फंडिंग हो सकती है, वेंचर कैपिटलिस्ट की फंडिंग हो सकती है। तो एफडीआई वहाँ पे भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस मीन्स टेकन इन इंडिया फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डीआरआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे आपने बताना है बिफोर एंड आफ्टर द सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ 2005। तो 2005 का ह्यूगो फ्रेमवर्क जो था उसके बारे में बताना है, फिर हमने 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया उसके बारे में बताना है, फिर उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद हमने डीआरआर को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया और उसमें क्या कुछ चेंजेस किया उसको बताना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस ये थोड़ा स्टैटिक वाला पोर्शन आ जाता है आपका। तो अगर आपने ये नहीं कर रखे सारे टॉपिक्स तो फिर आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो इट्स बेटर कि आप इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद अपना आंसर जो है वो लिख के देखो, एंड उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के थ्रू भी हमें भेज सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आयुष्मान भारत मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करते हैं। अगेन जैसे आयुष्मान भारत मिशन है उसी तरह से डिजिटल मिशन भी आपके हेल्थ का पार्ट बनता है। तो अब रिसेंटली जो NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसने हाथ मिलाया है NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने डिटेल में किया था, जिससे कि हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को और जल्दी से आगे लेके जा सकें। इसके अंदर हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो कि सीमलेसली compete करे और सारी इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हमें एक ही ऑनलाइन पोर्टल पे मिल सके। इसके अलावा इससे हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो सभी लोगों के उनके कंसेंट के साथ जो है सिंक्ड रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, ताकि कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल उसे एक्सेस कर सके। इसके अलावा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखते हुए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर भी किया जाएगा। तो ये सारे के सारे एम्स हैं आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर। इसके अंदर हर एक इंडियन को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिल जाएगा, जिससे कि उसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना और अन्य काम करना वो सब भी ईजी हो जाएगा। और सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स आपके होंगे जो पूरे साल के, चाहे आपके कहीं के भी हों, किसी भी डॉक्टर के हों, वो सारे उसमें डाटाबेस में अपडेट हो जाएंगे। एक हेल्थ आईडी से आपका हेल्थ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ऐड, सब्सट्रैक्ट या उसमें कुछ कर सकोगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई बेनिफिट मिलता है आपको, या जैसे आप डिसेबल्ड पर्सन है, आपको कुछ बेनिफिट मिलना है, सपोर्ट मिलना है, वो भी आपका बैंक के थ्रू लिंक हो जाएगा। प्लस क्योंकि डॉक्टर्स आपका पूरा पास्ट रिकॉर्ड देख पाएंगे बहुत ही ईजिली ऑन वन टच, तो आपको बेटर ट्रीटमेंट मिल पाएगा और आपकी सेविंग्स भी जो है वो भी हो पाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके साथ भी इसको लिंक किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 5 लाख फॉर अ फैमिली फॉर 1 ईयर। और अगर इसके अंदर आप बेसिकली सेकेंडरी या टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में जाते हो तब भी आपको करा जाएगा। तो 40% लोगों को तो आप यहाँ पे डायरेक्टली केटर कर पा रहे हो। इसकी अगर कंसर्न मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो नाम से ही आपको पता चलता है। और इसके अलावा इसकी जो एम्पैनलमेंट रखी जाएगी वो आपके हॉस्पिटल्स, प्राइवेट और सरकारी दोनों की रखी जाएगी, ताकि आप कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो ले सकें। तो बेसिकली उसको जो आपके हेल्थ कार्ड्स बन रहे हैं वो एक किस्म से डिजिटाइज्ड भी हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा अन्य चीज़ें भी हैं जैसे जो छोटी छोटी हमने ऑलरेडी पढ़ी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे।
अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।